नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला और आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ। आई ऑफ ट्रुथ के साप्ताहिक कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे देश के रीजनल क्षत्रप्स की गतिविधियों पर। किस तरह से रीजनल क्षत्रप्स का भारत की राजनीति में महत्व है, क्या उनकी गतिविधियां हैं, इन सब पर। देश का जो चुनावी बयार बहुत तेजी से बहने लगी है और इन गतिविधियों में जिस तरह से विपक्ष लामबंद होता दिख रहा है वो चर्चा का विषय है। वो चर्चा का विषय इसलिए है कि विपक्ष के चाणक्य कहे जाने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख शरद पवार को जिस तरह से उनके अपने भतीजे ने पटकनी दी है, उसका कोई काट या तोड़ शरद पवार को नजर नहीं आ रहा है। कमोवेश ऐसी ही स्थिति देश के ज़्यादातर रीजनल क्षत्रप्स के जो उनका पारिवारिक संगठन है उसमें नज़र आ रहा है। और सारी कोशिश, सारी कवायद के बावजूद वो इस तरह की स्थिति में नहीं नज़र आ रहे हैं कि अपने आप को संभाल पाएं, अपने राजनीतिक दल को, अपने राजनीतिक संगठन को संभाल पाएं और आपस में ही जो इंट्रा पार्टी झगड़े हैं वो बहुत खुलकर सामने आए हैं। अब हम शरद पवार से ही क्यों इस मसले की या इस चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं। घटनाक्रम से कुछ दिन पहले ही अजीत पवार को दरकिनार करते हुए शरद पवार ने अपनी पुत्री सुप्रिया सूले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था। एक और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो महत्वहीन, उनका बनाया जाना महत्वहीन था, इसलिए उस पर चर्चा नहीं करते हैं। हालांकि वो भी अजीत पवार के खेमे में अब नजर आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति उन परिस्थितियों में है जब देश के सभी विपक्षी दल इस बात पर भरोसा कर रहे थे कि विपक्षी एकता को अगर एक सूत्र में बांधने का काम कोई भी कर सकता है तो वो शरद पवार है। और शरद पवार को विपक्ष का चाणक्य कहा जा रहा था, लेकिन सारी की सारी चाणक्य नीति उनकी धरी की धरी रह गई। अब ऐसा क्यों हुआ, इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, बड़े कैनवास में देखने और समझने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह की घटना महाराष्ट्र में हुई, कमोवेश वैसी ही घटना सारी जगहों पर हो रही है। जितने भी इस तरह के क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनकी अपनी पकड़, जो उनके मुख्य नेता थे, उनके बाद जब ट्रांसफर होता है पावर का या हैंडओवर किया जाता है अगली पीढ़ी पर, तो वो उससे पहले ही वो संभाल पाने में असफल रहती है। शरद पवार की घटना सबके सामने है। शरद पवार के राजनीतिक जो उनके उत्तराधिकारी थे वो अजीत पवार लगातार दावा करते रहे, लेकिन अजीत पवार को दरकिनार करके सुप्रिया को बागडोर सौंपी गई। तो ऐसा एनसीपी के साथ हुआ। अब दूसरा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण राजनीतिक दल है उत्तर प्रदेश का बहुजन समाज पार्टी, जिसकी नेत्री मायावती 4 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। हालांकि पिछले 2-3 चुनाव से वो हाशिए पर हैं, लेकिन लगातार इस बात की चर्चा होती रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के राजनीति के में बैकग्राउंड में जाने पर कौन होगा जो उनका उत्तराधिकारी होगा। बहुत सारे नेताओं की बात आई, लेकिन 2019 में उन्होंने अपने भाई के पुत्र आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया। और इस सबसे थोड़ा पहले जब बहुजन समाज पार्टी के लोगों को लगने लगा था कि शायद मायावती के बाद उनको उत्तराधिकारी का पद मिले, ऐसे नेता और ऐसे बहुत सारे नेता 2019 के बाद जिनको लगने लगा कि अब उनका कोई स्कोप नहीं बचा है, तो उन लोगों ने दरकिनार करना शुरू कर दिया। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि
मायावती के इस सारे प्रयासों के बावजूद, जो खुद एक आंदोलन से और घर घर जनसंपर्क के माध्यम से राजनीति में इतना बड़ा मुकाम पाया, उन्होंने जब अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी बनाया तो उसकी सारी की सारी उपयोगिता मीडिया में या राजनीतिक हलके में सिर्फ ये पहुंची कि वो 70,000 रुपए का जूता पहनते हैं। उनका सबसे बड़ा करिश्मा राजनीति में यही नजर आया, ग्राउंड पर कुछ करने में असफल रहे। उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव कई बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन अखिलेश के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद बहुत सारे लोगों में नाराजगी हुई, इसलिए कि शिवपाल यादव जो मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई थे, संगठन का सारा काम वो देखते थे, उनको नजरअंदाज किया गया। और इस नजरअंदाज करने का नतीजा ये हुआ कि वो पार्टी से अलग हुए। उन्होंने अपना अलग राजनीतिक दल बनाया, चुनाव भी लड़े। आजम खां के साथ भी ऐसा ही हुआ। आजम खां पूरी तरह से नजरअंदाज किए और उन्होंने पब्लिकली भी कई बार बोलना शुरू किया कि उन्हें नजरअंदाज किया गया क्योंकि वो मुसलमान हैं। इस तरह की बातें सामने आई, जबकि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक ही मुस्लिम और यादव कहा जाता था। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मुलायम सिंह यादव जो न केवल दिल्ली में और लखनऊ में अच्छी पकड़ रखते थे, अपने कार्यकर्ताओं की अच्छी पकड़ रखते थे, वो अखिलेश का नेतृत्व होने के बाद बिखरता चला गया। कहीं से भी ये नेतृत्व नजर नहीं आया और अखिलेश अब तक लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं, जबकि वो इस दौरान न केवल कांग्रेस बल्कि बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद भी 1 और 1 11 नहीं हो पाया, बल्कि 1 और 1 2 भी न होकर के 1 और 1 ही रह गया। खैर, तो ये जो एक बात है कि एक बड़ा नेता जब अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को देता है तो क्या वो संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा, या कोई ऐसा उत्तराधिकारी जो परिवार का ना हो वो उसको संभाल ले। तो बहुजन समाज पार्टी का हाल ऐसा ही रहा। समाजवादी पार्टी ने भी कुछ ऐसा नहीं कर पाए। अब हम बिहार के दलित राजनीति करने वाले राजनेता रामविलास पासवान के राजनीतिक दल लोक जनशक्ति पार्टी की बात करते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व तो रामविलास करते रहे और 5 और 6 सीटें तक बिहार में वो अलायंस के साथ जीत के आए। लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को कमान देनी चाहिए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, रामविलास जी की मृत्यु के बाद जिस तरह से पार्टी टुकड़े टुकड़े हुई और बड़ा संगठन लोक जनशक्ति पार्टी का जो बड़ा संगठन है वो रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति पारस के पास चला गया और वो मंत्री बने। लेकिन चिराग पासवान, जिनको उत्तराधिकारी के रूप में रामविलास पासवान देखना चाहते थे, वो वैसा नहीं कर पाए। और अब इस तरह की बात चल रही है कि पूरे वोट बैंक को बंटवारे से रोकने के लिए चाचा भतीजे को एक हो जाना चाहिए। और ये जो इस तरह की सलाह है, इस तरह की बातें हैं, ये पार्टी के अंदर से निकल के नहीं आ रही है। ये बातें भाजपा उनको बता रही है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा अगर आप अपने आप को राजनीतिक रूप से बचा करके रखना चाहते हैं, राजनीतिक रूप से जीवित रखना चाहते हैं, अपनी राजनीतिक पॉलिटिकल रिलेवेंस आप बना करके रखना चाह रहे हैं। तो ये बातें इस तरह के राजनीतिक उत्तराधिकारी जिनको अपने पिता से विरासत में मिलती है, वो शायद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही मामला बहुत सारे और राजनीतिक दलों के साथ है।
अगर बिहार का एक दूसरा बड़ी राजनीतिक उसकी बात करें तो लालू प्रसाद यादव का परिवार है। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं और उनके पुत्र तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और बार बार ऐसा कहा जाता है कि वो अपने पिता के सही उत्तराधिकारी हैं, लेकिन शायद ये आधा सत्य है। आधा सत्य इसलिए है कि अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वो ना तो अपने दम पर पूरा ओबीसी वोट कमांड कर पाते हैं, बावजूद इसके कि अगर बिहार के मुस्लिम और यादव वोट के परसेंट की बात करें तो वो दोनों परसेंट मिला करके इतना वोट होता है कि वो अकेले दम पे वहां पर सरकार बना पाए। लेकिन बीजेपी और जनता दल यू अपनी रणनीति के आधार पर लगातार उनको पराजित करती रही है। पिछले चुनाव में भी लोकसभा के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने ज्यादातर सीटें जीती। इस बार के चुनाव में भी विधानसभा में दोनों ने मिलकर ऐसी स्थिति नहीं की जिसमें राष्ट्रीय जनता दल अकेले दम पर कुछ कर पाए। अब वो ऐसा क्यों हो पाता है जबकि लालू प्रसाद ने अपने दम पर सरकार बनाई? जो भी है पॉलिटिकल इक्वेशंस किसके साथ बनाने हैं, कैसे बनाने हैं, किसको अपने साथ लेकर चलना है, यही तो राजनेता की कुशलता होती है। लेकिन बावजूद इसके कि बार बार ऐसा कहा जा रहा है कि वो कुशलता तेजस्वी यादव में है, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है और ऐसा दिख भी नहीं रहा है। अब ऐसा नहीं दिख रहा है, उसके पीछे बात सिर्फ यही है कि वो अकेले दम पर न लोकसभा में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए हैं, ना विधानसभा में अच्छा कर पाए हैं। और जब भी उनको सफलता मिली है, उस सफलता के पीछे लालू प्रसाद की स्ट्रेटजी रही हो। चाहे एक चुनाव में जब लालू प्रसाद यादव ने संघ के सरसंघचालक के रिजर्वेशन वाले स्टेटमेंट को जो ट्विस्ट किया था, उसका फायदा मिला था। ये राजनीतिक समझ का परिणाम होता है। अब इसका इतर में दूसरा केस बताता हूं। एक मुख्यमंत्री उड़ीसा के थे बीजू पटनायक। बीजू पटनायक पॉपुलर नेता थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे नवीन पटनायक को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया। बावजूद इसके नवीन पटनायक अपने दम पर बिना किसी राजनीतिक अनुभव के अपने इस कौशल की बदौलत लगातार 3 बार से चुनाव जीत रहे हैं उड़ीसा में और मुख्यमंत्री और पूरे मजबूती के साथ बने हुए हैं और उनकी पॉपुलैरिटी जस का तस बरकरार है। यहां पर उत्तराधिकार का प्रश्न नहीं है, लेकिन अपनी काबिलियत के बल पर नवीन पटनायक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में भी कमोवेश ऐसा ही मामला है। जब तक सीनियर बादल जीवित रहे, सीनियर बादल राजनीति करते रहे, न केवल 2 लगातार चुनाव जीत कर उन्होंने दिखाया, बल्कि कांग्रेस के साथ हमेशा एक बार कांग्रेस और एक बार शिरोमणि अकाली दल का शासन पंजाब में चलता रहा। और जब से वो कमजोर पड़े, उसके बाद ही स्ट्रेटजिक फेलियर ये हुआ कि पहली बार शिरोमणि अकाली दल एनडीए से बाहर हुआ और जो हस्त्र पंजाब के चुनाव में शिरोमणि अकाली दल का हुआ वो सबके सामने है। तो ये एक और उदाहरण है। जब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए और इस बात की तस्दीक होती है कि आपको विरासत में राजनीति और पद तो मिल सकते हैं, लेकिन विरासत में राजनीतिक कौशल मिल सकता है, ये जरूरी नहीं है। छोटी सी बात तमिलनाडु पर करूंगा, जहां पर द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम में भी परिवार के तौर पर आता है और वहां पर एम करुणानिधि के बाद उनके पुत्र स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से स्टालिन के समय में द्रविड़ पॉलिटिक्स
जो तमिलनाडु की राजनीति का केंद्र है वो कमजोर होना शुरू हुआ है, और जिस तरह से बीजेपी ने वहां इनरोड करना शुरू किया है, और जिस तरह से अन्नामलाई जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो लगातार डीएमके पर आक्रामक हैं, वो आने वाला समय वहां बताएगा कि वो अपने पिता के सही सक्सेसर साबित हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। ऐसा ही हाल तृणमूल कांग्रेस का है। तृणमूल कांग्रेस में भी ममता बनर्जी जो संघर्षों से चुनाव जीत कर आई हैं, क्या अभिषेक उस नेतृत्व को या उस नेतृत्व क्षमता को पाएंगे और सरकार को, पार्टी को वहां मजबूत कर पाएंगे, या ममता बनर्जी के पावर ट्रांसफर के बाद उनका क्या राजनीतिक भविष्य होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी की परिस्थितियों को देखकर कहीं से ही नहीं लगता है कि अभिषेक बनर्जी किसी भी तरह से ममता बनर्जी को रिप्लेस कर पाएंगे। इसलिए कि आपको राज्यों में नेता चाहिए होता है। आप अगर नेता की बजाय भतीजा और बेटा देखने लगिएगा तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जनता उनके साथ भी वैसे ही खड़ी रहेगी जैसे अपने चहेते नेताओं के साथ खड़ी रहे। यहां पर जो बात हो रही थी कि अगर नेतृत्व तो आप अगली पीढ़ी पर दे रहे हैं, तो क्या वो आपके कारण, क्या वो जो स्थापित नेता हैं अपने उसके कारण उसको कोई पद दिया जा रहा है, या अपनी काबिलियत के बगैर? तो जो रीजनल सत्रप्स को लेकर के बात आ रही है, रीजनल सत्रप्स ज्यादातर मामले इसी तरह के हैं कि चूंकि उनके पिता बड़े नेता हैं इसलिए उनको अपनी विरासत सौंप के जा रहे हैं। लेकिन विरासत सौंपना और उस विरासत को उतनी ही सफलता के साथ आगे ले जाना, ये दो अलग बातें हैं। और ये आने वाला समय बताएगा कि विपक्ष के चाणक्य कहे जाने वाले चाणक्य हैं या उनको उनके ही भतीजे ने हाशिए पर ला दिया। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।